नमस्कार मित्रों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा है कि पॉलिटिकल साइंस की क्लास के अंतर्गत हमने संविधान के विकास के 4-5 चरण पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हमने संविधान सभा और अपनी ये जो यात्रा चल रही थी तो उसका मध्य बिंदु था संविधान की अनुसूचियाँ। तो जहाँ मैं पिछली क्लास की बात करूँ तो संविधान की अनुसूचियाँ, अनुसूचियों से संबंधित विषय, अनुसूची कहते किसे हैं, इसकी पृष्ठभूमि या फिर अनुसूची अनुच्छेद व भाग में अंतर, इन सारी बातों के बारे में चर्चा की थी। और उससे आगे जाके संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, उन 12 अनुसूचियों में से 7 जो अनुसूचियां हैं उनका क्या विषय है, उनसे संबंधित कौन से क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा कर ली थी। आज की इस क्लास में हम शेष बची हुई अनुसूचियों के बारे में जिक्र करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको स्पष्ट किया था कि संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। मतलब जब संविधान तैयार हुआ था, या हम यूँ कहें 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। जैसे जैसे हमारे नीति निर्धारकों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को या देश ने जरूरत महसूस की, वैसे वैसे नए विषय जो है संविधान में इंक्लूड किए गए, शामिल किए गए और उनके साथ साथ उनको एक जगह सूचीबद्ध करने के लिए या उनको एक फेज में निश्चित करने के लिए कुछ अन्य अनुसूचियों का भी हमारे संविधान में प्रावधान किया गया। और आज के दिन अगर हम बात करें तो अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। तो 7 जो अनुसूचियां थी जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। पहली अनुसूची है वो संघ राज्य क्षेत्र का संबंध है, दूसरी अनुसूची जिसमें वेतन का जिक्र है, तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, यद्यपि ये वेतन और शपथ दोनों ही संवैधानिक पदों के जो पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनकी सीटों का जो विभाजन है, किस राज्य से कितनी है, और इसके साथ साथ पांडिचेरी, दिल्ली व जम्मू कश्मीर ये जो क्षेत्र है अपने यूनियन टेरिटरीज के रूप में या केंद्र शासित प्रदेश, तो वहां भी राज्यसभा की सीटों के कितने कैंडिडेट चुन के आएंगे, ये सारा प्रावधान किया गया है। 5वीं और 6ठी अनुसूची में लगभग दोनों में समान ही विषय हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची का स्तर है वो अखिल भारतीय है, या कहने का मतलब वो एक विस्तृत क्षेत्र में है, जबकि 6ठी अनुसूची जो है वो केवल 4 राज्यों तक सीमित की गई है और दोनों के अंदर ही अनुसूचित क्षेत्र या हम यूं कहें शेड्यूल एरिया के जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या नियम होंगे, उनके लिए भारत के बाकी नागरिकों की तुलना में कौन कौन से प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि जो उनके जीवन को थोड़ा सहज बना सके, इसके बारे में चर्चा की गई। 7वीं अनुसूची है वो संघवाद का ये ढांचा अपने सामने प्रस्तुत करती है कि भारत जो है उसके अंदर राज्यों को भी बराबर अधिकार दिए गए हैं, जिसमें हमने संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषय में चर्चा की थी। आज जो हम प्रारंभिक स्टेज पर पढ़ रहे हैं वो है 8वीं अनुसूची, क्योंकि 7 अनुसूची जो है वो हमने पिछली क्लास में स्पष्ट कर दी थी। तो संविधान की अनुसूची विषय के अंतर्गत अपना जो टॉपिक है वो भी आज का यही रहने वाला है, संविधान की अनुसूचियां। और इसके अंतर्गत हम बाकी जो शेष बची हुई अनुसूचियां हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची ये भी संविधान में मूल रूप में थी। जब संविधान का निर्माण हुआ था या संविधान लागू हुआ था उस दिन इस अनुसूची का भी अस्तित्व था। इससे आगे की जो अनुसूचियां हैं, चाहे वो 9 नंबर रही होगी, 10 नंबर हो या फिर 11 और 12 नंबर हो, ये संविधान में बाद में जोड़ी गई है, जबकि 8वीं अनुसूची मूल रूप से थी। हाँ, अगर विषय की बात करें तो 8वीं अनुसूची के जो क्षेत्र थे उस दौरान कुछ कम थे, या हम यूं कहें कि इसमें भाषाएं शामिल की गई है तो उस दौरान कम भाषाएं थी। आज के वक्त अगर हम देखें तो इसमें भाषा जो है ज्यादा शामिल की गई है। तो 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाएं, और भाषाएं मौलिक रूप से इसमें 14 थी। मौलिक रूप से 14 होने का मतलब जब संविधान निर्माण किया गया था उस दौरान संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। और अगर आज के दिन की बात करें तो आज इसका विस्तार करके और इसमें कुल 22 भाषाएं ऐड कर दी गई है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि 1950 से लेके और आज तक संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उस अनुसूची में 8 और भाषाएं जोड़ दी गई है। अब अगर इन भाषाओं की हम बात करें तो भाषाएं, अगर कोई बड़े लेवल का एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सारी की सारी भाषाओं का ध्यान होना चाहिए, या फिर इससे बेसिक्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 2 प्रश्न तो ये हो गए कि मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, उत्तर अपना 14 हो जाएगा। वर्तमान भाषाएं कितनी है, तो इसमें उत्तर है वो अपना 22 हो जाएगा। लेकिन ये 14 से 22 की जो यात्रा है तो ये किस तरीके से संपन्न हुई, और शुरुआत में 14 भाषाएं थी, आज 22 भाषाएं हैं, तो इनके ये जो जुड़ाव का जो क्षेत्र है, या हम यूं कहें कि 3 जो संविधान संशोधन किए गए थे, तो वो कौन कौन से संविधान संशोधन थे,
किस किस वक्त किए गए और किस किस वक्त में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, ये जो फैक्ट है वो अपने को ध्यान होना चाहिए। तो अगर हम बात करें 15वीं भाषा की, तो 15वीं भाषा जो है 21वें संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन जो था उसके अंतर्गत 1967 के अंदर और 15वीं भाषा के तौर पर सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंध क्षेत्र के अंदर ये बोली जाती है। यद्यपि ये जो प्रांत है आज अपना पाकिस्तान में चला गया, लेकिन पंजाब और राजस्थान की कुछ उत्तरी राजस्थान और पंजाब के अंदर अभी भी सिंधी भाषी लोग हैं, तो उनकी जो भाषा है वो इस अनुसूची के अंदर 15वीं भाषा के तौर पर जोड़ी गई। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान की अनुसूची 8 में 15वीं भाषा के तौर पर निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? उत्तर आ गया मलयालम, मैथिली या फिर सिंधी और संथाली। तो इस तरीके से स्पष्ट है कि अपना आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूंगा, क्योंकि इस संविधान संशोधन में ये केवल एक भाषा जोड़ी गई थी, इस कारण इसका क्रम 15 स्पष्ट है। अगर कल को ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की अनुसूची 8 में प्रथम कौन सी भाषा थी, तो ना तो कोई पहली थी और ना ही 14वीं थी, क्योंकि 14 और पहली जो है वो एक साथ जोड़ी गई थी, तो उनको स्पेशल क्रम नहीं दिया गया है। जबकि सिंधी भाषा है वो एक बार में एक भाषा जोड़ी गई, इस कारण इसके अंतर्गत ये क्रम है। तो ये जो है वो नई भाषा के तौर पर जोड़ी गई थी। उसके बाद में संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन में मुख्य रूप से 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, और वो जो 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी उसमें एक है नेपाली, दूसरी है मणिपुरी और तीसरी है कोंकणी। तो इस तरीके से 3 ये भाषाएं हो गई और एक ये भाषा हो गई, और इस ये जो 4 नई भाषाएं हो गई और 4 और 14 मिलाकर टोटल 18 भाषाएं हो गई। तो यहाँ कई बार एक विवादित प्रश्न जो पूछा जाता है वो इस भाषा को लेके है कि जो मणिपुरी है इसका दूसरा नाम मैथिली भी है। मैथिली भाषा, मैथिली भाषा वो एक अलग है, जो हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, या कहने का मतलब संविधान संशोधन 2004 के अंदर जो 51वां संविधान संशोधन हुआ था वो जब हम पढ़ेंगे उस दौरान ये बात स्पष्ट होगी। लेकिन मणिपुरी और मैथिली भाषा है, इनको कई बार शब्दावली चेंज करके प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस बारे में कंफ्यूज ना आए, क्योंकि मणिपुरी और मैथिली है वो दोनों सेम भाषा है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम अगली बात करें तो 51वां संविधान संशोधन ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त, और सन 2004 के अंदर इसका प्रसंग मिलता है। तो उस दौरान भी 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, और वो जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। एक बार यहाँ देखें, ये अंतर समझने की कोशिश करें। यहाँ ओरिजिनल नाम तो मणिपुरी भाषा है जिसको मैथिली भाषा कहा जाता है, लेकिन जब हम बात करें मैथिली और मैथिली के अंतर की, तो मैथिली जो है वो मणिपुरी का उपनाम है, जबकि मैथिली है वो एक अलग भाषा है। इसका संबंध अलग वर्ष विशेष के अंतर्गत किया गया था, जबकि इसका संबंध है वो अलग वर्ष विशेष के अंतर्गत किया गया है। तो इस तरीके से कुल मिला के ये जो 4 भाषाएं ये होगी, 3 ये हो गई और 1 ये हो गई, तो टोटल 8 नई भाषाएं हो गई और 14 ओरिजिनल भाषाएं थी। 14 और 8 अगर हम आज की बात करें तो भारतवर्ष में 22 भारतीय भाषाएं संविधान की अनुसूची 8वीं में शामिल की गई। अब अपना अगर राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो इसमें दुर्भाग्य ये है कि हमारे राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिली है। सारे लोग ही प्रयास कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी प्रयास कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा के जो साहित्यकार या हम ये कह सकते हैं जो भाषाविद हैं वो लोग भी तत्काल इस क्षेत्र में प्रभावी हैं कि किसी न किसी तरीके से इस भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। अब हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न होगा कि भाई जब अपनी 22 भाषाएं जोड़ी गई है और अगर राजस्थानी भाषा को जोड़ लिया जाए तो फिर इसमें बेनिफिट क्या होगा। अगर हम बेनिफिट की बात करें मित्रों, तो देखिए एक हम मीडियम पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम को देने के लिए या किसी क्लास विशेष को पढ़ने के लिए या कोई भी कोर्स करने के लिए अपने को माध्यम चुनना पड़ता है, और उस दौरान हम हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि अपने पास राजस्थान में ऑप्शन ही 2 हैं, इन दोनों में से किसी एक भाषा और ज्यादा प्रायोरिटी जैसा कि स्वाभाविक है हम हिंदी को देते हैं, सिलेक्शन करते हैं।
या हम ये बात करें कि जैसे मान लीजिए पेपर की बात करें, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या तो पेपर हिंदी में प्रिंट होता है या अंग्रेजी में होता है या फिर दोनों भाषाओं में होता है। अगर 22 भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाए तो इसका बेनिफिट हमारे लिए ये होगा कि कल को अगर कोई पेपर प्रिंट होगा तो उसमें राजस्थानी माध्यम में भी पेपर है वो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है या राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, इसके जगह हमें एक तीसरा ऑप्शन ये भी राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है इस भाषा के अंदर या इस रूप में भी ये पब्लिश हुई कोई चीज अपने को मिल सकती है। तो भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़े जाने के बाद में जो प्रशासनिक काम है वो भी हम अपनी जो हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा है उसके अंदर कर सकते हैं। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए, इस मांग को प्रखर बनाना चाहिए कि राजस्थानी को भी किसी न किसी तरीके से 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा जाए। तो 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो इन भाषाओं से है। इससे जो मूल रूप से प्रश्न है वो मौलिक रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है। नई जोड़ी गई भाषा 22 - 14 करते हैं तो उसके अंतर्गत 8 आ जाता है कि नई जोड़ी गई संविधान के बाद 8 भाषाएं जोड़ी गई है। कई बार इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाएं हैं। तो हिंदी के अतिरिक्त की अगर हम बात करें तो उसमें भाषाओं की संख्या फिर 21 बचेगी, क्योंकि ये जो 22 भाषाएं हैं उनमें भी हिंदी का स्थान है। और ये जो भाषाएं हैं वो 3 बार में जोड़ी गई है। तो कौन सी बार में कौन सी भाषा जोड़ी गई, एक प्रश्न के बारे में मैं स्पष्ट कर देता हूं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान में 15वीं संविधान की अनुसूची 8 में 15वीं भाषा के तौर पर किसे जोड़ा गया, अपना उत्तर होगा सिंधी। लेकिन कल को ये अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि 16वीं भाषा के तौर पर किसे जोड़ा गया तो इसका कोई उत्तर नहीं होगा। कोई उत्तर का मतलब वो नेपाली भी हो सकती है, मणिपुरी भी हो सकती है, कोंकणी भी हो सकती है, क्योंकि इन तीनों का ना तो कोई क्रम दिया गया है, ये एक साथ जोड़ी गई सॉरी। तो इस कारण इन भाषाओं को 16, 17, 18 के क्रम में न रख के एक साथ ही पढ़ा जाता है। तो भाषा के तौर पर केवल 15 क्रम है और कोई क्रम है नहीं। और लास्ट में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये भाषाएं भी जोड़ी गई। तो टोटल मिला के हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाएं हैं। इस बात का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त ये जो भाषाएं हैं अगर इनको याद करना हो तो जब हम कश्मीर से लेके चलेंगे तो ये सारी चीजें अपने को याद हो जाएगी। कश्मीरी हो जाएगी, डोगरी हो जाएगी, उसके बाद में अगर हम बात करें ये पंजाबी की बात करें, गुजराती है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, संथाली है, बोडो है, ये उसके बाद में असमिया भाषा है, बंगाली है। तो ये जो भाषा है इस तरीके से इनकी संख्या जो है वो टोटल कुल मिला के 22 होती है। तो आप प्रयास ये करें कि इन सारी भाषाओं के बारे में पढ़ें। यद्यपि हम आगामी जो कक्षाएं होंगी उनके अंदर इस विषय में जरूर लिखेंगे। और जब अंतिम तौर पर हमें नोट्स की बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी आपको इन चीजों से परिचित करवा दिया जाएगा कि ये कौन कौन सी भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात का ध्यान रखें, एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई है, और उसमें ऑप्शन था अंग्रेजी। तो स्वाभाविक है कि अपना उत्तर भी अंग्रेजी होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को संविधान की अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। तो इस तरीके से ये अपनी 8वीं अनुसूची है उसका संबंध है वो भाषाओं से। अब हम बात करते हैं नवीन जोड़ी गई अनुसूचियां, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये जो 4 अनुसूचियां हैं, जैसे जैसे देश को जरूरत महसूस हुई उसके हिसाब से ये जोड़ी गई। और इनका संबंध किस विषय पर है जिनकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगली जो अनुसूची है वो है 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो शायद मुझे लगता है कि अनुसूचियों की क्लास में ये सबसे कम समझ में आने वाली अनुसूची है। एक तो ये नवीन जोड़ी गई है, दूसरा इसका संबंध भी ऐसा है कि इनको इतना जल्दी समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके जोड़ने के पीछे बहुत सारा विवाद है। और रही बात इसकी न्यायिक पुनरावलोकन से लेके, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा पेच है कि इसकी जो विषय हैं या इनके अंदर जो जो भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से संबंधित लॉ शामिल किए गए हैं, क्या उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कई बार प्रश्न जो है ना इसका थोड़ा सा विस्तृत करके जब दे दिया जाता है तो अपने लिए ये एक बहुत जटिल इश्यू बन जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, और जाहिर सी बात है कि हम समझ भी लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा टफ टास्क नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। 9वीं अनुसूची देखिए, 9वीं अनुसूची के वे विषय, इसका संबंध अगर विषयों से बात करें तो ऐसे विषय शामिल हैं जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता।
अर्थात इसके अंदर अगर कोई ऐसा विषय शामिल कर लिया जाए जो गैर संवैधानिक है, संविधान के प्रतिकूल है, तो उसके बावजूद भी इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है या जस्टिस रिव्यू जो है उसका नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस संविधान में ये लिख दिया गया या हमियों के प्रथम संविधान संशोधन जो अपना हुआ था 1951 के अंदर, मूल रूप से वो संसद ने संविधान सभा का ही एक प्रारूप था, संविधान सभा का एक रूप था, उसी के द्वारा ये संविधान में संशोधन किया गया था और उसी संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जो है वो शामिल कर दी गई थी। तो उसके अंदर जो विषय शामिल किए गए थे उनमें उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता है। तो ये सबसे पहले तो हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि भाई ये जो अनुसूची है वो जोड़ी क्यों की। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो हमें एक शब्द के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए और वो है आर्थिक न्याय, जिसका प्रावधान भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अब हमारी संविधान सभा की ये जिम्मेदारी थी कि हम एक ऐसा संविधान बनाएं जिसमें सारे भारतीयों को है आर्थिक रूप से समानता प्राप्त हो या आर्थिक न्याय मिले, या हम यूं कहें कि अमीरी और गरीबी का जो है वो भेद मिटे। और इसके लिए 9वीं अनुसूची को संविधान के अंदर शामिल किया गया है। ये इस वजह से जरूरी हो गई कि जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो जब 26 जनवरी 1950 को देश की जो संरचना थी, इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ना दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को देश की संरचना ये थी कि देश के कुल 1% लोगों के पास 99% जमीन थी। देश के कुल 1% लोगों के पास देश की कुल जमीन का 99% एरिया था और देश के 99% लोगों के पास कुल जमीन का 1% भाग था। कहने का मतलब इतनी ज्यादा असमानता थी। कई इतने बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास 20-20 हजार 30-30 हजार बीघा जमीन थी। तो इन लोगों के जो बीच में जो गैप आ गया था, मतलब असमानता आ गई थी कि कई लोग बहुत अमीर हैं और कई लोग जो हैं वो बहुत गरीब है। संपत्ति के तौर पर उनका जो कंपैरिजन या तुलना जब करते तो उनमें दिन रात का अंतर था। तो इस अंतर को पाटने के लिए और सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया, या हम ये कह सकते हैं भूमि सुधार अधिनियम अपने अपने राज्यों के अंदर बनाए, लागू करने का प्रयास किया। और भूमि सुधार अधिनियम जब लागू किए तो उनमें दो चीजें सामने आई। लैंड रिफॉर्म एक्ट में ये काम देखिए राज्य कर रहे थे, लैंड रिफॉर्म एक्ट। एक तो वो कर रहे थे हदबंदी और दूसरी वो कर रहे थे चकबंदी। मतलब एक हद तय कर देते। राज्यों ने एक ऐसा एक्ट बना लिया कि देखिए हमने 50 बीघा सीमा निर्धारित की है या 50 बीघा हद तय की है, अधिकतम किसी व्यक्ति के पास 50 बीघा जमीन हो सकती है। इससे ज्यादा अगर कोई जमीन है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा राज्य के द्वारा और वो गरीबों में बांट दी जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का एक कैंडिडेट है और उसके पास 10,000 बीघा जमीन है, 10,000 बीघा जमीन है, तो वो अगर हदबंदी की एवज में आ गया तो सीधी सी बात है 9,950 बीघा जमीन है उसे क्या करनी पड़ेगी, सरेंडर करनी पड़ेगी या राज्य को देनी पड़ेगी, अपनी इच्छा के विपरीत है। तो ये जो चीज है, अब उस वक्त एक विवादित फैक्ट और भी था अपने संविधान में और वो था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। तो उसके तहत सारे के सारे जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे या जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी और उनका संपत्ति का इस वजह से या इस कानून की वजह से या लैंड रिफॉर्म एक्ट भू सुधारों की वजह से नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने कोर्ट का रुख कर लिया। अब कोर्ट का रुख कर लिया तो कोर्ट ने क्या किया, ये जो सारे स्टेट्स थे उन स्टेट्स के द्वारा बनाए गए जो कानून है उनको अवैध घोषित कर दिया। या कहने का मतलब इस तरीके से लोगों की आप जमीन नहीं छीन सकते। तो एक बार जमींदारों की हार हुई, जमींदारों की जब कोर्ट के द्वारा उनको सुरक्षा मिल गई तो यहाँ राज्यों को बहुत बड़ा धक्का लगा और वो अपना जो आर्थिक न्याय का एजेंडा था उसको पूरा करने में असफल हो गए, क्योंकि संपत्ति का तो इस तरीके से बंटवारा किया गया था या उस वक्त इस तरीके से मालिकाना हक मिला हुआ था कि अमीर वो अमीर रहेंगे, गरीब वो गरीब रहेंगे, तो इस वजह से आर्थिक न्याय सिद्ध नहीं हो पाए। तो राज्यों ने संसद से आग्रह किया कि हमारे इस विवाद को निपटाने के लिए आप आगे आए, या मतलब संसद से रिक्वेस्ट की। तो संसद ने क्या किया, इस लैंड रिफॉर्म एक्ट जो जो भूमि सुधार अधिनियम बनाए गए थे राज्यों को, उन सारे भूमि सुधार अधिनियमों को एक जगह कलेक्ट किया और कलेक्ट करके और एक नई अनुसूची बना दी जिसका नाम है 9वीं अनुसूची। और उन सारे जो भूमि सुधार अधिनियम के एक्ट जो थे उनको 9वीं अनुसूची के अंदर शामिल कर दिया और उसके बाद एक बात स्पष्ट लिख दी कि इस 9वीं अनुसूची के अंदर जो जो विषय शामिल किए गए हैं
जो जो कानून शामिल किए गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। या कहने का मतलब इन विषयों पर न्यायालय को किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो इस तरीके से संसद के द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से दोबारा राज्यों को है वो अपनी सुपीरियोरिटी सिद्ध हो गई। या कहने का मतलब राज्य जो पहले भू सुधार कर रहे थे वो सारे के सारे भू सुधार उनके जिंदा हो गए, और इस तरीके से अमीर लोगों की संपत्ति है और अमीर लोगों की संपत्ति का क्या हुआ, उसी तरीके से राज्यों के द्वारा हस्तगत या राज्यों के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता रहा और वो संपत्ति लास्ट के अंदर छीनी गई। यद्यपि ये जो विवाद है वो 1951 से लेके 1973 तक चला। अब 1951 से लेके 1973 तक लगभग भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में 287 विषय रख दिए गए। इतने सारे एक्ट जो भी मतलब ये लगता है संसद को कि इसका कोर्ट है वो रिव्यू कर सकता है या न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, तो उस विषय को उठा के 9th शेड्यूल के अंदर या 9वीं अनुसूची में डाल देते और फिर वहां कोर्ट की जो शक्ति है वो सीमित हो जाती। तो देखिए जब 1973 के अंदर 24 अप्रैल 1973 के अंदर एक फैसला आया बहुत प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद, और जैसा कि आप सब लोगों को पता है और हम इस विषय में बहुत डिटेल से चर्चा भी करेंगे जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे या अनुच्छेद 368 की बात करेंगे या फिर मौलिक अधिकारों की बात करेंगे उस केस में। तो केशवानंद भारतीवाद के अंदर डिसीजन दिया गया, 13 जजों की एक संविधान पीठ थी और उसके द्वारा 7-6 के बहुमत से निर्णय ये दिया गया कि संसद है वो संविधान को चेंज कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकती। एक तो ये डिसीजन आया। दूसरा जो डिसीजन आया था वो आया था 9वीं अनुसूची से संबंधित, और 9वीं अनुसूची से संबंधित वो ये आया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, मेरी बात को पुनः गौर से सुनना क्योंकि मैंने पहले ये कहा था कि 9वीं अनुसूची के विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाता, लेकिन अब मैं मेरे स्टेटमेंट को काट रहा हूं और वो बात सत्य भी है। तो उसमें ये लिखा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल किया जाएगा उस विषय का कोर्ट है वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो 9वीं अनुसूची जो है उसका 1951 से लेके 1973 तक के जो विषय शामिल किए गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। 1973 के बाद में जो भी विषय इसमें डाले जाते हैं 9वीं अनुसूची में उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि देश के अंदर आर्थिक न्याय या अमीरी गरीबी का भेद मिटाने के लिए और ये जरूरत महसूस हुई कि ज्यादा जमीन वालों से जमीन ली जाए और वो गरीबों में बांटी जाए, तो इस कानून को देश में लागू करने के लिए और इस 9वीं अनुसूची है वो उसका संविधान के अंदर शामिल किया गया या संविधान के अंदर गठन किया गया, निर्माण किया गया। इससे पहले 9वीं अनुसूची का जिक्र हमारे संविधान में था नहीं। तो मान लो कि ये बात आप लोग इस बात को स्पष्ट तरीके से समझ चुके हो कि इसमें ज्यादातर वो विषय है जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, लेकिन कब तक? 24 अप्रैल 1973 तक। 1973 के बाद में किया जा सकता है। और इसमें ज्यादातर जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है, भूमि सुधार या संपत्ति से संबंधित विवाद जो है उनको शामिल किया गया है। तो ये थी अपनी 9वीं अनुसूची। और समय की आवश्यकता थी या आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाने के लिए, गरीबी और अमीरी का भेदभाव मिटाने के लिए इस 9वीं अनुसूची की जरूरत पड़ी। उसके बाद में हम अगली अनुसूची की चर्चा करते हैं, तो वो है 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची जो है इसका संबंध जो है वो दल बदल कानून से है, दल बदल को लेकर। और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर जोड़ी गई। अब 1985 साल से स्पष्ट है कि उस वक्त स्वर्गीय राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो अगर हम बात करें देखिए 1950 से लेके और 1985, तो तब तक के लिए सरकारें जो थी अस्थिर सरकार थी। अब ये अस्थिर सरकार किस तरीके से थी कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीता है और चुनाव जीतने के उपरांत किसी दूसरे पार्टी के लोगों ने या दूसरी पार्टी के आलाकमान ने उसको कुछ लालच दे दिया तो दूसरी पार्टी के साथ शामिल हो जाता है। इस तरीके से ज्यादा सीट आने के बावजूद भी पहला जो दल है वो सरकार बनाने से वंचित रह जाता है।
तो इसको हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग या आया राम गया राम की सिद्धांत भी कहते हैं। हरियाणा के अंदर ऐसा बहुत ज्यादा होता था कि पार्टी किसी से चुनाव लड़ा, जीतने के उपरांत किसी दूसरी पार्टी के अंदर शामिल हो गए। तो इस तरीके से जिस पार्टी को वाजिब हक मिलना चाहिए था सरकार के गठन का, उसको वो हक मिल नहीं पाता और एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। और दूसरी बात, सरकारें भी है वो भी अस्थिर हो जाती, थोड़े दिन के लिए किसी की सरकार चलती और उसके बाद में किसी दूसरी पार्टी की सरकार के बनने के आसार पैदा हो जाते, क्योंकि सारे के सारे जो लोग थे वो इस तरीके से अस्थिर थे। या कहने का मतलब है उनका एक तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये व्यक्ति किसी दूसरे दल के साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब ये 35 साल तक ये घटना चली, तो इससे राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बने, एक यंग एज प्रधानमंत्री थे, उनमें बहुत ज्यादा इनोवेटिव सोच थी, इनोवेटिव थिंकिंग थी उनके अंदर, हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक विचारधारा थी उनकी। तो उन्होंने इस विषय को उठाया कि इस तरीके से जब लोग, चाहे वो विधायक रहे हो या सांसद रहे हो, जब ये परिवर्तन कर लेते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है। तो इस चीज पर रोक लगाने के लिए उन्होंने ये 10वीं अनुसूची या 52वां संविधान संशोधन किया। और 52वां संविधान संशोधन जो किया उसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि कम से कम 1/3 सदस्य, कि मान लीजिए किसी भी पार्टी के अंदर 100 सदस्य है और 100 में से एक साथ अगर 33 सदस्य सीट छोड़ के अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो वैध होगा। 33 से अगर कम सदस्य है, 1/3 से कम सदस्य अपना दल परिवर्तन करते हैं या अपना राजनीतिक पार्टी जो उसको परिवर्तित करके दूसरी में जाते हैं, तो उनकी लोकसभा या विधानसभा की सदस्यता भंग हो जाएगी। मेरी बात को समझने का प्रयास करना आप सारे लोग, कि इसमें ये प्रावधान किया गया ये दल बदल को रोकने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि खरीदारी को रोकने के लिए, या लालच के अंदर जो लोग मतलब बिक जाते थे, इस समस्या से निजात दिलाने के लिए उन्होंने ये कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के 1/3 से ज्यादा सदस्य एक साथ सीट परिवर्तित करते हैं तो वो मान्य होगा। इससे कम सदस्य एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जब जाते हैं, तो चाहे वो लोकसभा के सदस्य रहे होंगे या फिर वो विधानसभा के सदस्य रहे होंगे, और इस प्रकार की सिचुएशन आने पर उनकी ना तो लोकसभा में सदस्यता रहेगी और ना ही विधानसभा के अंदर सदस्यता रहेगी। अर्थात जब सदस्य नहीं रहेंगे तो उनके दल परिवर्तन करने का फायदा क्या है। तो ये जो चीजें है ना, इस तरीके से दल बदल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया, लेकिन इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम निकले 1985 के बाद में, क्योंकि लोग पहले तो 1-2 की संख्या में जाते थे और अब वो 1/3 बहुमत जुटाने के जुगाड़ करने लगे, क्योंकि 1/3 सदस्यों को किस तरीके से लालच दिया जाए और इतने सारे सदस्यों को तोड़ के। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य से ये 52वां संविधान संशोधन किया गया था उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। और उसके बाद में सन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने आके और ये जो 1/3 का फार्मूला था इसे समाप्त कर दिया, और उन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि कोई भी सदस्य दल को छोड़ के जा ही नहीं सकता। अगर कोई सदस्य कांग्रेस से चुनाव लड़ा है तो वो कांग्रेस का सदस्य रहेगा, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। हाँ, अभी मध्य प्रदेश के अंदर ये हालात हुए तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई दल त्याग करके जाता है तो उसकी वहां की विधानसभा या फिर वहां की संसद जिसमें लोकसभा की सदस्यता जो है वो पूर्णतः क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। जैसा कि आप सारे लोगों ने हाल ही में मध्य प्रदेश में देखा होगा कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जितने भी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी सीट का त्याग किया है, तो उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो अभी रद्द हो गई। हाँ, आगामी जब उपचुनाव आयोजित होते हैं तो उस दौरान उनको क्या बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा जनता के मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आज के दिन देखें तो वहां के विधायक जो हैं जिन्होंने सीट का परित्याग किया है, तो उनकी जो सीट है या सदस्यता है वो लैप्स होगी, क्योंकि इसमें 2004 के अंदर जो 52वां संविधान संशोधन था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किए गए प्रावधान है वो आड़े आ जाते हैं। और दूसरी बात, इससे आगे भी उन्होंने एक चीज और बढ़ाई कि अगर कोई सदस्य दल बदल करता है तो दल बदल करता है तो इसका जो निर्णय है वो संबंधित सदन का अध्यक्ष करेगा, संबंधित सदन का अध्यक्ष। और ये भी इंटरेस्टिंग केस है जो हमने मध्य प्रदेश में देखा था कि किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए थे। तो संबंधित सदन का अध्यक्ष अगर वो विधानसभा के सदस्य है तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी रहेगी कि उन्होंने जो दल बदल के कानून के तहत या हम यूं कहे कि अपनी सीट का जो परित्याग किया है क्या वो उचित है या नहीं है, इस बारे में राय देने का अधिकार जो है वो पूर्णतः संबंधित सदन के अध्यक्ष को दिया गया है। और इससे भी आगे
अगर संबंधित सदन के अध्यक्ष ने वो डिसीजन दे दिया, चाहे वो उसने अपने फेवर में दिया होगा या किसी मजबूरीवश या दबाव में दिया होगा, लेकिन उसकी भी जो समीक्षा है या उसका भी जो न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतिम जो शक्ति है दल बदल से संबंधित वो लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं होती, अंतिम शक्ति है वह न्यायालय के पास है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन का जो है प्रावधान किया गया। तो ये जो 52वां संविधान संशोधन था या 2004 का जो संविधान संशोधन है, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया। वहां 1/3 की जो लिमिट थी उसको अब खत्म कर दिया गया है, उसमें 2 धाराएं और जोड़ दी गई है कि इसका निर्णय संबंधित सदन का अध्यक्ष करेगा और उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो 10वीं अनुसूची जो है उसका विषय जो वो दल बदल से लेके है। अब उसके बाद में थोड़ा सा रहा है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, जो बहुत बाद में 1992 या 93 में जोड़ी गई थी। मतलब संविधान संशोधन जो है 1992 में हो गया, लेकिन वो लागू 1993 में हुआ था और उस दौरान उन्हीं अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। तो 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो उसका संबंध है 73वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1992 या हम यूं कह सकते हैं कि ये लागू 93 में हुआ था 24 अप्रैल। और इसके अंतर्गत इस अनुसूची का गठन किया गया या अनुसूची का निर्माण किया गया जो पंचायती राज, और पंचायती राज के अंतर्गत जो 29 विषय आते हैं उनसे संबंधित है कि ये जो पंचायती राज के अंतर्गत विषय शामिल किए जाएंगे और इन पर शासन संचालित करने का या विकेंद्रीकरण या हम ये कहें कि सत्ता का जो विभाजन करने का एक नया जो प्रारूप सिद्ध किया गया था कि किस तरीके से पंचायती राज को संविधान का अंग बनाया गया और उसमें फिर ये जो चीजें हैं ये जोड़ी गई कि पंचायती राज के जो 29 विषय है उनका संबंध 11वीं अनुसूची से है। और अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची है उसका संबंध 74वां संविधान संशोधन है और उसमें भी यही बात है 1992 में वो पास हो गया था, लेकिन लागू जो 1993 के अंदर जून माह में हुआ और उसमें नगर पालिका या नगरीय निकाय जो हैं उनके 18 विषय जो हैं, मतलब कौन कौन से विषय पर नगरीय निकाय है वो कानून बना सकता है, कौन कौन से विषय से संबंधित उसका रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है या उनसे संबंधित शासन संचालित कर सकता है। तो ये जो 18 विषय है इनका प्रावधान है वो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया। तो इस तरीके से टोटल मिला के संविधान की 12 अनुसूची है जिनका हमने विषयवार जिक्र किया है। मैं समझूंगा कि इतना कुछ पढ़ने के बाद में शायद इसमें कोई ऐसा प्रश्न है वो जो एक सामान्य कंपटीशन के दृष्टिकोण से वंचित रह जाता है। अगर हम बात करें स्मार्ट स्टडी तो उस दौरान हमारे लिए ये चैलेंज है कि 9वीं अनुसूची में कौन कौन से कानून जोड़े गए हैं। अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो 29 विषय कौन से होते हैं, 8वीं अनुसूची की सारी भाषाएं कौन सी है, 12वीं अनुसूची के 18 विषय कौन कौन से हैं। तो उस दौरान फिर हमें वो चीजें पढ़नी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन उन चीजों का संबंध जो है वो या तो पॉलिटिकल साइंस जो सिविल सेवा परीक्षाओं के अंतर्गत विषय के रूप में पढ़ते हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यद्यपि जब ये इनका जिक्र संविधान में पृथक रूप से आएगा तो हम उस दौरान करेंगे। अभी अनुसूचियों के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।